हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 8 के बारे में। और वन दरोगा की इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे और एनसीईआरटी में हम बात कर रहे थे 9th क्लास का जो लेसन नंबर 2 है हमारे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे तत्व, यौगिक, कोलाई, निलंबन, विलयन, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आज ये हमारा लेसन 2 का दोस्तों लास्ट पार्ट है, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और एनसीईआरटी में आपके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों अब मैं आपको ये वन लाइनर फॉर्मेट में ही करवाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है और हमारे पास में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन टाइप करूँगा, क्वेश्चन के आगे आंसर लिखूंगा और एनसीईआरटी आप लोग खुद से पढ़ें और इन क्वेश्चनों से आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि उतना पूरा टाइम तो नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। एटलीस्ट मेरी कोशिश ये रहेगी कि 9th और 10th जितना भी पोर्शन है मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विलयन क्या होता है। तो दोस्तों विलयन एक हमारा समांगी मिश्रण होता है। आपको बताइए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा विलयन कहलाता है, जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अगला, मीथेन किसका मुख्य घटक होता है। यानी कि दोस्तों मीथेन जो हमारा है यह किस किस का मुख्य घटक होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक भी मीथेन होता है, सीएनजी का मुख्य घटक भी मीथेन होता है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी क्या होता है, मीथेन ही होता है। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, सीएनजी का भी मीथेन, प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, तो बायोगैस में मीथेन का दोस्तों 75% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है। तो गैस एजेंसी के द्वारा आपको जो भी सिलेंडर दी जाती है उसमें रसोई जो गैस होती है वह किस रूप में होती है दोस्तों, तरल रूप में होती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन, एथाइल मरकप्टेन, इसमें गंदे हेतु मिलाई जाने वाली गैस होती है। ठीक है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग दोस्तों ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में कीचड़ युक्त जल से जल को अलग किया जाता है। तो कीचड़ युक्त जल से जल को पृथक करने के लिए दोस्तों निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो अघुलनशील द्रवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो पृथक्करण की विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को अलग अलग किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमें नमक प्राप्त होता है, नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, क्रिस्टलीकरण विधि का, तो नमक से अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किए जाते हैं। तो भूगर्भ से आप जो भी खनिज तेल निकालते हैं उन खनिज तेल में से आप पेट्रोल को, डीजल को या मिट्टी के तेल को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। किस विधि द्वारा दोस्तों, प्रभाजी आसवन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जलापूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रकार की प्रक्रिया से होता है। तो जलापूर्ति हेतु जल का शोधन दोस्तों क्लोरोनीकरण प्रोसेस के द्वारा होता है। कौन सी, क्लोरोनीकरण। अगला क्वेश्चन, आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आसवन विधि का पहला प्रक्रम दोस्तों वाष्पन कहलाता है और दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है, वेपराइजेशन एंड संघनन। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो उत्प्रेरक करने का काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया को चाल को बदलता है, बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरक के प्रयोग से क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी ज्यादा तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। तो यूरिया दोस्तों ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो वोहलर के द्वारा यूरिया का सबसे पहले निर्माण किया गया था और प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया ही बना था। अगला क्वेश्चन, मोटर कार में पेट्रोल का दहन किस प्रकार का परिवर्तन है। तो अगर आप पेट्रोल का दहन करते हैं दोस्तों तो पेट्रोल तो आपका वेस्ट हो जाता है, फिर वो धुएं के रूप में बाहर हो जाता है, आपकी गाड़ी उससे चल जाती है। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक चीजें तो परिवर्तित होती है, लेकिन भौतिक अवस्थाएं इसमें क्या होती है, समान होती है और इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में समुद्र के जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से दोस्तों समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, लेकिन इस लवण में से शुद्ध नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, शुद्ध लवण कैसे प्राप्त किया जाता है अशुद्धियों को दूर करके। तो वो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण होता है। तो इमल्सन या पायस का उदाहरण होता है दोस्तों दूध। और वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक और कमेंट्स आपको जरूर करने हैं, शेयर जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक दोस्तों हमारा 373 केल्विन होता है। आपको बताइए दोस्तों, वैसे दोस्तों हमारा क्वथनांक कितना होता है ताप नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जहाँ पर जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग होना जहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? तो प्रेशर कुकर आपको बताइए, आप खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में हमने बहुत बार देखा कि यार खाना जल्दी बन जाता है। कुछ लोग कढ़ाई और प्रेशर कुकर में अगर आप खाना दोनों में साथ में रखेंगे तो प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी बन जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अब कितना होता है इसमें जो प्रेशर रहता है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें वाटर का क्वथनांक लगभग लगभग कितना के आसपास पहुंचता है? 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 से ऊपर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। कौन से? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो कपूर का शोधन करने का प्रक्रम दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है क्या हमारा? कपूर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों से जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है महासागरों से जल, ठीक है। महासागरों में से जल किस विधि द्वारा पृथक करते हैं आप? आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाता है? जो नीली वाला क्षेत्र होता है दोस्तों वह सबसे गर्म हिस्सा होता है। गैस की लौ में जो नीला लाल आप लोग देखा होगा, सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाता है? वो नीला क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो तांबा दोस्तों ऐसी धातु थी जो कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। क्या? तांबा। अगला, आसानी से झाग देने वाला जल क्या कहलाता है? आसानी से झाग देने वाला जल हमारा दोस्तों मृदु जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। और भारी जल D2O, भारी जल का सूत्र क्या है दोस्तों? D2O, ठीक है। क्या है? D2O। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं? तो 2 तत्व दोस्तों कमरे के तापमान पर हमारे द्रव अवस्था में मिलते हैं, ब्रोमीन और मरकरी, ठीक है, Hg, जिसे हम मरकरी को हिंदी में शायद कुछ और बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गलन या संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो गलन या संगलन। आप देखिए दोस्तों, संगलन की प्रोसेस क्या होती है? गलना, जहां से कोई चीज गलना प्रारंभ करती है, यानी कि आप जिसे मेल्टिंग पॉइंट पे थे, यानी कि ठोस जहां से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होता है उसे हम बोलते हैं क्या? संगलन की प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है जो कि गलन या संगलन की प्रोसेस को बढ़ावा देता है? तो वो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? गालक। क्या हो जाएगा? गालक। अगला क्वेश्चन, चाय और कॉफी का मुख्य घटक क्या होता है? तो चाय और कॉफी का दोस्तों मुख्य घटक क्या होता है? कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन। चाय और कॉफी में जो स्वाद आता है आपको वो कैफीन की वजह से आता है। अगला क्वेश्चन, DDT रसायन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एक कीटनाशक के रूप में दोस्तों DDT रसायन का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? कीटनाशक के रूप में DDT की रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी तंत्र से जल के निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो किसी भी तंत्र से अगर आप जल को निकालते हैं तो उसे निर्जलीकरण कह देते हैं। निर्जलीकरण, जल को निकालना। अगला क्वेश्चन, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो ठोस, तरल और गैसीय रूपों का तीनों जहाँ पे मौजूद होते हैं उसे हम बोलते हैं त्रिक बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पसीने में क्या क्या होता है? जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य दोस्तों हमारे पसीने में पाए जाते हैं। जल भी पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है और अपशिष्ट द्रव्य। आपने कभी अपना पसीना देखो, कभी कभी पसीना क्या होता है? सीधे होंठों पे लगता है तो आपको नमकीन नमकीन सा लगता होगा, तो उसमें लवण भी पाया जाता है, ठीक है। जल की मात्रा भी होती है उसमें और अपशिष्ट द्रव्य भी पाया जाता है। अगला, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? मेथेन ही होता है। गोबर गैस का भी मुख्य घटक, बायोगैस का भी मेथेन ही होता है, ठीक है। CNG का भी क्या होता है? मेथेन ही होता है, ठीक है। LPG का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। LPG का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल और मिट्टी के तेलों को क्वथनांक में 25 सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो आसवन विधि द्वारा इसे हम अलग करेंगे। किस विधि द्वारा? पेट्रोल और मिट्टी के तेल को आपस में किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आसवन विधि के द्वारा पृथक करेंगे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है तब इस विधि को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आप पेट्रोल और मिट्टी के तेल को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? तो इसे आप आसवन विधि के द्वारा पृथक करेंगे जब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, और 25 से कम होगा तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा प्रयोग मतलब पृथक करेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। अगर आपको दही से मक्खन बनाना है तो ये कौन सी पृथक करें, मतलब किस विधि द्वारा आप इसे पृथक करेंगे? आप केंद्रीकरण विधि के द्वारा। आप केंद्रीकरण विधि के द्वारा। समुद्री जल से नमक को कैसे अलग करेंगे? वाष्पीकरण विधि के द्वारा। नमक से कपूर को कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। तो ये तीनों विधियां याद रखनी है दोस्तों, दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक और नमक से कपूर। दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि से दोस्तों ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका प्रयोग मेनली किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ समुद्री जल से जो हमें नमक प्राप्त होता है, नमक में कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। वही लिखा गया है, इसका प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे। तो दोस्तों ये विधियों से ना एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा, ये याद रख लीजिएगा। अगला पहला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना है, आपको नमक को जल से अलग करना है, यानी कि किस विधि द्वारा, तो वाष्पीकरण की विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। समुद्री जल से नमक बनाने की प्रोसेस हमारी हो जाती है। अगला, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक कैसे करते हैं, तो उदरोपादन विधि द्वारा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करते हैं, ठीक है। कौन सी, उदरोपादन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से निस्पंदन या छानन विधि यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। तो धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करते हैं क्या, निस्पंदन या छानन विधि के द्वारा। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिए गए, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो, ठीक है। दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अब केंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है दही से मक्खन निकालने के लिए, बता दिया था। जल से तेल निकालने के लिए दोस्तों पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जल से तेल निकालने के लिए अघुलनशील द्रव होता है, अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट है ना, अघुलनशील को पृथक करने के लिए कौन सी विधि होती है, अघुलनशील को पृथक करने के लिए कौन सी विधि होती है, तो आप वहां से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला, चाय की पत्तियों को पृथक करने में दोस्तों छानन विधि या फिल्ट्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। अगला है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए दोस्तों फटकन विधि या विनोविंग मेथड का प्रयोग किया जाता है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। अगला है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए भारण विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का, भारण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लोडिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, और इसमें फिटकरी या एलम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में दोस्तों क्रोमेटोग्राफी मेथड का प्रयोग किया जाता है, कौन सी मेथड का, क्रोमेटोग्राफी मेथड का प्रयोग किया जाता है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग हमने दोस्तों उसमें पढ़ा था कि विभिन्न विभिन्न रंगों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है, डाई के रंगों को पृथक करने में होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में होता है, जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में से जो ड्रग्स वाला पोर्शन होता है यानी कि नशीले पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए भी हमारा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिश्रण में से घटकों को पृथक करने के लिए मुख्यतः क्रोमेटोग्राफी विधि का हमारा प्रयोग किया जाता है। दो अघुलनशील द्रव वाला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अघुलनशील द्रव को आप कैसे अलग करेंगे, तो पृथक्करण विधि के द्वारा आप उन्हें अलग करेंगे, और घुलनशील द्रवों को आप कैसे अलग करेंगे, आसवन और प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे दोस्तों तो लवण की घुलनशीलता भी बढ़ती है, और तापमान घटाएंगे तो लवण की घुलनशीलता भी घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या करें, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। तो ये मैंने आपको बताया भी है, इसलिए मैंने एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। संतृप्त विलयन क्या होता है, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, आपको बताइए। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, यानी कि तत्व और यौगिक हमारे क्या हैं, शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, और सभी कण क्या होते हैं, एक ही प्रकार की प्रकृति के होते हैं। अगला क्या है, कोलाइड क्या होते हैं दोस्तों, कोलाइड विलयन क्या होते हैं, हमारे विषमांगी विलयन होते हैं, आपको बताइए, ठीक है। विषमांगी मिश्रण होता है, और मिश्रण होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, और मेनली इनका आकार विलेय के कणों के आकार से बड़ा, और विलेय या विलयन के कणों के आकार से बड़ा, परंतु निलंबन के आकार से छोटा होता है, ठीक है। इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये स्थायी होते हैं, और ये जो कोलाइड विलयन होते हैं ये टिंडर प्रभाव इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया हमारा, और दूध हो गया, फेस क्रीम, मक्खन आदि। निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन बोलते हैं इसे हम, ये भी एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के पदार्थ कण नहीं घुलते हैं, ठीक है, और इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों का आकार बहुत अधिक होता है, जिस कारण प्रकाश की किरणें इसमें से पास हो जाती हैं, और हमें नग्न आंखों से इसे दिखाई देता है, ठीक है। और कीचड़ का पानी, रेत का पानी, ये सभी क्या होता है, निलंबन होता है, यानी कि साफ साफ पता चल जाता है कि चीज़ें आपकी उसमें घुलती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में पृथक कीजिए, ठीक है। समांगी मिश्रण मैंने आपको बताया जो पूरी तरीके से घुल जाए, असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण जो कि पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है, ठीक है। जैसे समांगी मिश्रण क्या, सोडा जल, सोडा और जल को मिलाएंगे तो घुल जाएगा, बर्फ हो गया, वायु हो गया, सिरका हो गया, या छनी हुई चाय हो गया, ये क्या आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण है। और वहीं विषमांगी मिश्रण के दोस्तों कौन कौन से उदाहरण आपके, लकड़ी और मिट्टी आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन, ठीक है, यानी कि अल्कोहल और जल का मिश्रण जो उसमें पूरी तरीके से घुल जाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, जैसे कि आप क्या पेट्रोल और जल का मिश्रण कर देते हैं, तेल और जल का मिश्रण कर देते हैं, तो आपको अलग अलग देखते ही अलग अलग लग जाता है, रेत और लोहे का मिश्रण कर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो आपको समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपसे अलग अलग करने को पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि
आप किस प्रकार से पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ द्रव शुद्ध जल है? ठीक है, तो नॉर्मली यदि वायुमंडलीय दाब पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तप पर उबलता है तो वो हम कहेंगे क्या, कि वो शुद्ध जल है। ठीक है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? ठीक है, बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी या वायु। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन कौन से दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था तत्व और यौगिक आपके क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ तो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बर्फ क्या है, ये आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लोहा भी आपका क्या है, तत्व है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी आपका क्या है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये यौगिक है। और पारा भी क्या है आपका शुद्ध पदार्थ है, मरकरी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी तत्व है। ठीक है, दूध क्या है दोस्तों, हमारा शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि दूध क्या हमारा मिश्रण है। ठीक है, मेनली दूध आपका कोलाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ईंट क्या है आपका, ईंट भी मिश्रण है। ठीक है, लकड़ी भी आपका मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और वायु भी आपका क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, यानी कि वायु भी क्या है आपका मिश्रण है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ जैसे कि सीमेंट हो गया, बारूद हो गया, पीतल हो गया, दूध और जल का मिश्रण हो गया, अल्कोहल और जल का मिश्रण हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे, गैसेज हो गई, धुआं हो गया, वायु हो गई, ये सारे आपके क्या होते हैं, मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें कि कौन कौन से विलयन है? तो विलयन मैंने आपको बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण दोस्तों हमारा क्या कहता है, विलयन कहलाता है। विलयन दो होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है क्या, असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त यानी कि जो पूरी तरीके से घुल जाता है, असंतृप्त यानी कि जो आधी तरीके से घुलता है, यानी कि पूरा नहीं घुल पाता, उससे कम मात्रा में घुला रहता है। तो विलयन की पहचान करें बोला गया है। तो दोस्तों इसमें से समुद्री जल और सोडा जल, ये हमारे क्या होंगे, विलयन होंगे। ठीक है, समुद्री जल और सोडा जल, क्योंकि सोडा भी पूरी तरीके से घुल जाता है और समुद्री जल भी पूरी तरीके से, उसमें नमक क्या होता है, घुला हुआ रहता है। ठीक है, मिट्टी, वायु और कोला ये क्या के विलयन के उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये विलयन के उदाहरण नहीं है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल नहीं करता दोस्तों। दूध, बिल्कुल दूध, मैंने आपको बताया था टिंडल प्रभाव का इफेक्ट कोलाइड्स में, तो दूध टिंडल प्रभाव को इफेक्ट करेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को इफेक्ट करेगा, या स्टार्च का विलयन? तो कॉपर सल्फेट का विलयन भी दोस्तों टिंडल प्रभाव को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्च का विलयन करेगा, सॉरी, नमक का घोल भी नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन भी नहीं करेगा, स्टार्च का विलयन और दूध क्या करेंगे, हमारे टिंडल प्रभाव को इफेक्टेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? देखिए दोस्तों, पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अवस्था परिवर्तन हो जाती है, रासायनिक संगठन चेंज होता है, भौतिक संगठन पहले की तरह रहता है। लोहे पे जंग लगना, बिल्कुल दोस्तों, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, खाना पकाना, ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना आप कच्चा डालते हैं वो पक्के बाहर आता है, चेंज हो जाता है। भोजन का पाचन, डाइजेशन दोस्तों, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें से दोस्तों मोमबत्ती का जलना भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकना, भोजन का पाचन, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लोहे के चूर्ण में बालू मिलाना और जल से बर्फ बनाना, ये क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, याद रखना आपको, जिसमें वही है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भोजन का पाचन। आगे बात करते हैं, अगले कुछ हमारे वन लाइनर के तौर पे दोस्तों क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए वही है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिया कि पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और मोमबत्ती का दोस्तों जलना वैसे एक हिसाब से रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तनों में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक और कौन सा मिश्रण है। ठीक है, तो आप ये देखते ही यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भी तत्व हमारे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, हमारे क्या होते हैं, तत्व कहलाते हैं। मैंने आपको बताई देता है, ये डेफिनेशन आपको बताई होंगी, शुद्ध होते हैं और दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता, जैसे कि सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन, ये क्या हमारे तत्व हैं। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमारे यौगिक बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन के 3 अणु मिला के यौगिक बनता है। मेथेन CH4 हो गया, साबुन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये यौगिक के उदाहरण है। मिश्रण क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का मतलब बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाना या कैसे भी मिला देना, हमारा मिश्रण क्या है। जैसे चीनी का घोल, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया, रक्त हो गया, ये हमारे क्या मिश्रण है। डायरेक्टली पूछ लेगा दोस्तों आपसे, निम्न में से वायु क्या है, वायु मिश्रण है यार, रक्त मिश्रण है, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयनों की पहचान करें। तो विलयन मैंने आपको बताया था, समुद्री जल और सोडा जल हमारे क्या होते हैं, विलयन होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो स्टार्च का विलयन और दूध, ये हमारे टिंडल प्रभाव को इफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ दोस्तों हमारा बर्फ क्या है, शुद्ध पदार्थ है। लोहा भी शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड भी शुद्ध पदार्थ है। और पारा भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। सभी तत्व और यौगिक हमारे क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। आपको बस ये याद रखना, अगर आपको तत्व और यौगिक पता है तो आप फाइनली पता कर लेंगे कि शुद्ध क्या है। जैसे कि बर्फ क्या है, हमारा शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, लोहा भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड CO ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ है। और पारा क्या है हमारा, ये भी शुद्ध पदार्थ है। जबकि जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दूध क्या है हमारा, कोलाइड है। ठीक है, और ईट भी क्या है हमारा, ये मिश्रण है। ठीक है, वायु भी हमारा क्या है, मिश्रण है। लकड़ी भी हमारा क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला दोस्तों है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये मैंने आपको बता दिया था कि पेड़ों का कटना क्या होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। और फलों से सलाद बनाना क्या होता है, ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपका भौतिक जो लक्षण होते हैं वो तो चेंज होते हैं, लेकिन रासायनिक जो लक्षण होते हैं वो उसके सेम रहते हैं। रासायनिक गुण सेम रहते हैं, भौतिक गुण चेंज होते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है, अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत जल तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और लकड़ी और कागज का जलना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन से दोस्तों एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। हमने 9th क्लास का लेसन 2 भी कंप्लीट कर दिया है। अब इससे संबंधित जो हमारा लेसन 3 होगा अगला वो बात करेंगे, या फिर अभी हम अगला जो पार्ट है वो किसी फिजिक्स के टॉपिक पे बनाएंगे। उसके बाद में हम दोबारा से 9th क्लास के NCERT का फिर तीसरा लेसन कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो आता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।